नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज 2.0 चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात डिंडोरी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। शाहपुरा पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जब जांच के लिए एसडीएम बंगले पर पहुंची तो पाया कि एसडीएम निशा की मौत जिस कमरे में हुई थी, वहां के बेड की बेडशीट और तकिया का कवर वहां मौजूद नहीं था। पुलिस टीम ने जब मनीष से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैडम को उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था, जिससे कपड़े खराब हो गए थे। इसी वजह से उसने बेडशीट और तकिए का कवर मशीन में धोने के लिए डाला था। पुलिस टीम ने जब वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोला तो बेडशीट और तकिए के कवर के साथ एसडीएम निशा के कपड़े भी मशीन के सुखाने वाले पोर्शन में पड़े हुए थे। पुलिस टीम ये सोचकर हैरान थी कि एसडीएम बंगले पर मौजूद कर्मचारी से कपड़े मशीन में धुलवाने के बजाय मनीष ने खुद ये काम क्यों किया। मनीष के इसी बयान पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रविवार 28 जनवरी 2024 का दिन था और मौसम का सबसे सर्द दिन। ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी अपने सरकारी आवास में बैठे धूप का आनंद ले रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे उनके मोबाइल फोन पर घंटी बजी। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से हड़बड़ी में एक आवाज सुनाई दी, डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, जल्दी से एसडीएम के बंगले पर आ जाइए, मैडम की तबीयत ज्यादा खराब है। फोन मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की तहसील शाहपुरा की एसडीएम निशा नापित के बंगले से आया था। लिहाजा डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी बिना देर किए तैयार हो गए और जैसे ही गाड़ी आई उसमें बैठकर वो एसडीएम बंगले पर पहुंच गए। बंगले के बाहर एक शख्स उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर द्विवेदी गाड़ी से उतरे तुरंत ही उस शख्स ने कहा, डॉक्टर साहब अंदर चलिए, मैडम सुबह 10 बजे के बाद से ही कुछ बोल नहीं रही। डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी उस शख्स के साथ बंगले के अंदर दाखिल हुए। एसडीएम निशा नापित अपने बेड पर बेहाल पड़ी थी। डॉक्टर द्विवेदी ने उनका चेकअप किया और उस शख्स से मुखातिब होते हुए बोले, मैडम की ऐसी हालत कब से है? डॉक्टर साहब, कल शनिवार को उनका व्रत था और मेरे मना करने के बाद भी वो 2 अमरूद खा गई। मैडम का एक ही गुर्दा काम करता है और उनको सर्दी खांसी की हमेशा दिक्कत रहती थी। शायद इसी वजह से आज 10 बजे के आसपास उनको उल्टी हुई, फिर उनकी नाक से ब्लड आया। इसे लेकर हमारी बहस भी हुई, वो नहीं मानी, गुस्से में सो गई तो मैं भी गुस्से में बाहर आ गया। एसडीएम बंगले पर मौजूद उस शख्स ने बताया, जब उल्टी होने पर नाक से ब्लड आया था तभी आपको मुझे फोन करना था। डॉक्टर साहब बोले, रविवार को कोई काम रहता नहीं इसलिए मैंने जगाया ही नहीं। 10 बजे काम वाली बाई आई तो मैं घूमने चला गया, फिर बाई ने खाना बनाया और चली गई। फिर 1 बजे के बाद आसपास मैंने सोचा कि मैडम को जगा दूं। जब वो नहीं जागी तो मैंने आपको कॉल की, मैडम को तत्काल अस्पताल ले चलो, हाइपरटेंशन या फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से नाक से खून निकलता है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा, यह घटना 28 जनवरी 2024 के दोपहर 3 बजे की थी। एसडीएम निशा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर लाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। तहसील के सबसे बड़े अधिकारी की मौत का मामला था। ऐसे में डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने उनकी मौत की सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही डिंडोरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा और एसपी अखिल पाटिल, बालाघाट रेंज के डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव भी शाहपुरा अस्पताल पहुंच गए। संदिग्ध हालत में मौत की वजह से पुलिस ने एसडीएम का बंगला सील कर दिया और निशा नापित के घर वालों को भी सूचना दे दी गई। डॉक्टरों को शक होने पर पुलिस को खबर देकर एसडीएम निशा का इलाज शुरू किया तो पाया कि निशा की मौत तो कोई 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी की शाहपुरा तहसील में पिछले साल ही तहसीलदार पद से प्रमोट हुई निशा एसडीएम बनी थी, इसलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। शाहपुरा पुलिस आई और उसने एसडीएम के साथ रहने वाले उनके पति मनीष से पूछताछ की तो वो एक ही कहानी दोहराता रहा। पुलिस ने उनके ड्राइवर और घर के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में मनीष ने कहा कि वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है और पत्नी निशा के पास आता जाता रहता है। पुलिस की शक्की सुई मनीष की ओर ही घूम रही थी।
एसपी अखिल पटेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ मुकेश अरविंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें जांच सहपुरा पुलिस थाने के टीआई एसएल मरकाम को सौंप दी। एसडीएम निशा की मौत की खबर जैसे ही उनके घर वालों को लगी तो उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। सहपुरा में पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को निशा का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर ले जाया गया, जहां उनके परिवार के लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। निशा का अंतिम संस्कार बहन नीलिमा के बेटे स्वप्निल ने किया। 2021 से पहले स्वप्निल निशा के पास रहकर ही स्कूल की पढ़ाई करता था। बाद में निशा की शादी मनीष से होने पर मनीष ने ऐतराज जताया तो मनीष के कहने पर निशा ने अपने पास रखने से मना कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहने वाली निशा ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चोपड़ा कॉलोनी में रहकर अपनी पढ़ाई की थी। उनके पापा ज्ञानचंद नापित और मम्मी का पहले ही निधन हो चुका था। निशा की बड़ी बहन के अलावा उनका कोई नहीं था। निशा बचपन से ही प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रही थी। वो जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते करते शादी की उम्र होने पर बड़ी बहन नीलिमा ने निशा से कहा, अब तू शादी कर ले, अधिकारी बनने के चक्कर में तेरी उम्र निकल रही है। इस पर निशा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा, दीदी जब तक मैं अपना कैरियर नहीं बना लेती तब तक शादी हरगिज नहीं करूंगी। निशा के इस जवाब पर नीलिमा के पास चुप रह जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। निशा नापित ने 15 मार्च 2023 को नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से शुरू की थी। प्रमोशन होकर पहले वो तहसीलदार बनी और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बनी। 2010 में निशा को तहसीलदार बनाकर सतना भेजा गया और 2020 में उनका प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया। उस समय निशा मंडला में पोस्टेड थी। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उनकी बहन नीलिमा को पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने निशा के पति मनीष को ही मौत का जिम्मेदार बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली निशा और ग्वालियर के रहने वाले मनीष शर्मा ने लव मैरिज की थी। निशा नाई जाति की थी जबकि मनीष ब्राह्मण था। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अक्टूबर 2020 में मंडला के गायत्री मंदिर में उन्होंने शादी कर ली। एसडीएम जैसे ओहदे पर बैठी निशा नापित की मनीष से जान पहचान एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी। उस समय निशा की उम्र 46 साल हो चुकी थी। घर वाले भी निशा के लिए रिश्ते तलाश रहे थे। ऐसे ही समय निशा को मनीष की प्रोफाइल ठीक लगी। मनीष उस समय 40 साल का था और निशा से शादी करने के लिए तैयार था। एक दूसरे को जानने समझने के लिए फोन पर शुरू हुई बातचीत का सिलसिला मुलाकातों में बदल गया और जल्द ही दोनों में प्यार भी हो गया। इस मामले में निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा से चर्चा की तो नीलिमा ने मनीष से बातचीत कर उसके बारे में तहकीकात की। मनीष से हुई बातचीत में नीलिमा को मनीष के व्यवसाय को लेकर शक भी हुआ था और नीलिमा ने निशा को आगाह भी किया था कि वो सोच समझकर फैसला करे। इसके बाद निशा ने परिवार को बिना बताए शादी कर ली। परिवार के लोगों को बाद में जानकारी लगी। निशा एक बार नीलिमा से मिलने घर आई तो पति मनीष भी साथ में था। मंडला में पोस्टिंग के दौरान भी दोनों के बीच खूब विवाद हुआ था। तत्कालीन एसपी ने दोनों को समझाया था। निशा छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और उनकी शादी ग्वालियर में हुई थी। वो बतौर डिप्टी कलेक्टर जुलाई 2023 में ढिंडोरी जिले में आई थी और उन्हें 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सहपुरा एसडीएम की कमान सौंपी गई थी। निशा को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। जब वो सतना में पोस्टेड थी तब उनके पास 3 डॉग्स थे। मनीष से शादी होने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने वो सारे डॉग्स अपने घर अंबिकापुर भेज दिए थे। बाद में निशा की बड़ी बहन नीलिमा ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन से ही मनीष निशा को पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगा था। उसका कई दूसरी महिलाओं से अफेयर भी था। पति की इन हरकतों से परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे स्वप्निल को सरकारी दस्तावेज में अपना नॉमिनी बना दिया था। इससे मनीष झल्लाया रहता था क्योंकि आमतौर पर तमाम रिकॉर्ड में जीवन साथी को ही नॉमिनी बनाया जाता है। शादी के चंद दिनों बाद ही निशा को समझ आ गया था कि अक्सर घर से गायब रहने वाले मनीष ने उसके रुतबेदार ओहदे, पगार और पैसों से शादी की है। आए दिन वो निशा से पैसे मांगता रहता था। एक बार तो धंधे रोजगार के लिए निशा ने बैंक लोन लेकर भी उसे 5 लाख रुपए दिए थे।
मनीष शराब भी पीता था और आवारा मनचले भौरों की तरह तितलियों पर मंडराना भी उसकी फितरत थी। जाहिर है प्यार का भूत निशा के सिर से उतर चुका था। निशा जल्दीबाजी में लिए गए अपने शादी के फैसले पर अब पछता रही थी। मनीष शर्मा का परिवार ग्वालियर में रहता है। मनीष जब 14 साल का था तभी उसने घर छोड़ दिया था। वो घर से अलग ही रहता था। 2009 में वो घर आया था। तब उसने कहा था कि मुझे खेती में हिस्सा चाहिए। उसके भाई नीलेश ने उसके हिस्से की 3 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी। इसके बाद से उनका उससे कोई वास्ता नहीं रहा। 2018 में वो एक बार फिर घर आया और माँ से कहने लगा कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है, शादी नहीं हुई है, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ ने पहले इनकार किया, लेकिन सब रिश्तेदारों ने सोचा कि चलो शादी के बाद सुधर जाएगा। यही सोचकर उसकी शादी कर दी। शादी के 3 महीने ही हुए थे कि मनीष ने उस लड़की से भी झगड़ा शुरू कर दिया। जब माँ उसके कमरे में गई तो वो बोला कि तुम मेरे लिए मर गए हो। फिर हमने अपने मामा से बात की। मामा ने समझाने की कोशिश की तो मनीष ने कहा कि तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। बाद में फिर मनीष का उस लड़की से तलाक हो गया। शादी.com पर अपनी प्रोफाइल में अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताने वाले मनीष शर्मा की जब निशा से शुरुआती मुलाकात हुई तो वो खुद को एक इंजीनियर बताता था। रिश्ते के लिए जब निशा की बड़ी बहन नीलिमा ने बात की तो वो उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे सका। लेकिन निशा ने परिवार के मना करने के बावजूद एक दिन फोन करके बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। 3 अक्टूबर 2021 को जिस दिन उन लोगों ने शादी करने की सूचना दी, हम उसी दिन नीलिमा के परिवार के साथ ढिंडोरी पहुंचे। लेकिन मनीष वहां से गायब था। वो यहाँ सिर्फ पैसे लेने ही आता था। शादी के बाद ही निशा को अपने पति मनीष पर संदेह होने लगा था, क्योंकि खुद को मनीष की दूसरी पत्नी बताने वाली रश्मि उसे मैसेज करके कहती थी कि वो उसकी पहली पत्नी है। उसके दोनों मोबाइल नंबर से भेजे मैसेज के स्क्रीनशॉट भी उसने सेव कर रखे थे। निशा के परिवार के लोगों को पहले से ही मनीष पर संदेह था। मनीष ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर बताया था, जबकि वो एक बस कंडक्टर था। निशा ने उसके प्रोफाइल को सच मानकर घर वालों को बगैर बताए मनीष से शादी कर ली थी। शादी के बाद मनीष की असलियत निशा जान चुकी थी, मगर अपने पद और स्टेटस के लिहाज से वो खून का घूंट पीकर रह गई। मनीष ने जब अपनी जरूरतों के लिए निशा पर पैसों का दबाव बनाना शुरू किया तो निशा ने एक बार बैंक से लोन लेकर उसे 5 लाख रुपए दिए। बाद में वो 15 लाख रुपए मांगने लगा तो निशा ने अपनी बड़ी बहन नीलिमा को बताया, तो नीलिमा ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे अब और पैसे देने की जरूरत नहीं है। मनीष पर परिवार के लोगों के संदेह की वजह यह भी थी कि वो खुद को अखंड समाज पार्टी का अध्यक्ष बताता था और इस नाम का विजिटिंग कार्ड भी उसने दिया था। परंतु जब परिवार वालों ने अपने स्तर पर उसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये फर्जी है। मनीष बेरोजगार था। इससे पुलिस का शक और बढ़ा। इसलिए जब पुलिस ने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि उसने ही निशा की हत्या की थी। उसकी वजह ये थी कि बार बार कहने के बाद भी निशा सरकारी दस्तावेजों मसलन सर्विस बुक, बैंक अकाउंट और इंश्योरेंस वगैरह में उससे अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस पर दोनों में आए दिन कहासुनी और झगड़ा भी हुआ करता था, जो 28 जनवरी को भी हुआ तो मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी का नामो निशान मिटा दिया। निशा ने अपने सरकारी दस्तावेजों और बैंक में पति की जगह बहन नीलिमा और उसके बेटे स्वप्निल का नाम बतौर नॉमिनी दिया था। सामान्य तौर पर विवाहित महिलाएं पति का नाम देती है। इस वजह से भी मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा से विवाद करता था। मनीष के दूसरी लड़कियों से संबंध की जानकारी निशा को थी। निशा मनीष की हरकतों से परेशान थी, मगर अपने ओहदे और प्रतिष्ठा की वजह से वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। मनीष अक्सर ग्वालियर में ही रहता था। 10-15 दिनों में वो शाहपुरा आता था। 25 जनवरी को मनीष शाहपुरा आया और निशा से पैसे की मांग करने लगा। निशा अगले दिन होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने मनीष की डिमांड पर कोई ध्यान नहीं दिया। गणतंत्र दिवस पर पूरे दिन वो कार्यक्रम में व्यस्त रही। 27 जनवरी को पैसे मांगने पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। दूसरे दिन 28 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे मनीष निशा से बोला, निशा, मैंने तुमसे शादी की है, आखिर तुम मुझे अपने सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी क्यों नहीं बनाना चाहती? तुमने शादी करके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाली है,
तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। मैं तुम्हारी अय्यासी का खर्च अब और नहीं उठा सकती। निशा ने दो टूक कह दिया। मैं किसके साथ अय्यासी कर रहा हूँ? भड़कते हुए मनीष ने कहा। सोशल मीडिया पर जिस लड़की के साथ तुम्हारी फोटो है उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाते हो और खर्चा मुझसे मांगते हो। अब से एक पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, गुस्से में निशा ने कहा। इतना सुनते ही मनीष गुस्से से आग बबूला हो गया और तकिया उठाकर निशा का मुंह जोर से बंद कर दिया। कुछ ही पलों में दम घुटने की वजह से निशा की मौत हो गई। निशा की नाक से खून निकल आया, जिससे बेडशीट और तकिए के साथ निशा के कपड़ों पर खून के निशान बन गए। मनीष ने निशा के कपड़े चेंज किए और बेडशीट, तकिया, कवर के साथ सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। हत्या के सबूत मिटाने की गरज से उसने निशा के खून से सने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए और अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी वो पुलिस की सख्ती के आगे टिक नहीं पाई। पुलिस ने निशा की हत्या के आरोपी मनीष शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज करके उसे सहपुरा न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए चक्कर खाकर गिरने का नाटक कर रहा था। इसके चलते उसे 30 जनवरी की रात भर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की निगरानी में भर्ती के दौरान थाने लाकर भी 3 बार पूछताछ की गई। 31 जनवरी 2024 की दोपहर को आरोपी मनीष शर्मा को सहपुरा न्यायालय में फिर से पेश किया गया, लेकिन वहां भी वो चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगा। कोर्ट के आदेश पर उसे फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर शाम को पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी मनीष शर्मा को जेल भेज दिया गया। एसडीएम निशा नापित की मौत की कहानी बताती है कि किस तरह प्रशासनिक पदों पर बैठे पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया साइट्स पर दी गई जानकारी को सच मानकर शादी जैसा अहम निर्णय कर लेते हैं और अपनी जिंदगी दुश्वार करके जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।